आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे एनीमिया की। एनीमिया उसे कहते हैं जब जिस्म में खून की कमी होने लगती है और ये तब होता है जब रेड ब्लड सेल्स बनने कम हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसा एलिमेंट है जो जिस्म में खून की परसेंट को बताता है। मेल में इसकी परसेंट 12 से 16 और औरतों में 11 से 14% के बीच होनी चाहिए। आखिर किस वजह से और किस कंडीशन में एनीमिया होता है, जानेंगे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निमी रस्तोगी से। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम जी नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120669387, 0120669389 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और एनीमिया से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर निमी, आज बात करेंगे एनीमिया की। सबसे पहले जानेंगे कि एनीमिया क्या है और औरतों में इतना कॉमन क्यों है। तरन्नुम, एक तो सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। अनीमिया जो है इतना कॉमन, कितनी कॉमन समस्या है। इट्स अ हेल्थ कंडीशन जिससे आप अगर यकीन माने तो आधा हिंदुस्तान इससे ग्रस्त है। एंड व्हाइल आई से दिस, आई हैव रीजंस टू बिलीव इट, क्योंकि पूरे विश्व में 10 से 12% लोग अनीमिया से ग्रस्त हैं और हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो 40% लोग, आप विश्वास मानेंगे, 40% हिंदुस्तानी अनीमिया से पीड़ित हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो पैरामीटर्स आपने बताया 11 से 13, उससे भी ज्यादा जो उसकी गाइडलाइंस आई हैं वो 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन औरतों में होना चाहिए और 13.5 से 17.5 ग्राम हीमोग्लोबिन पुरुषों में होना चाहिए। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड से जाएं तो ये एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। और आपने पूछा अनीमिया है क्या, तो जैसे कि आपने शुरू में बताया कि खून में 3 तरह के कण होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स मेन चीज है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो आयरन से बनता है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है, जिसकी वजह से कोई भी कोशिका या कोई भी सेल काम करने लायक होती है। अब जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो पहुंचती है शरीर के विभिन्न हिस्सों में वो कम हो जाएगी और इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि एनीमिया क्या है, जिससे हमारे व्यूवर्स भी समझ पाए। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एनीमिया के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे मालूम चलेगा कि किसी को एनीमिया है? राइट, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे टाइम पता ही नहीं चलता है कि एनीमिया है। 50 to 60% लोगों को पता नहीं है कि उनको खून की कमी है। तो अगर आपको थकान रहती है, वीकनेस रहती है, आप चलते हुए हांफते हैं या आपके चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है या आपके हाथ पांव ठंडे रहते हैं या आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो गई है, भूख कम लगती है और चक्कर आते हैं या सर दर्द होता है, तो एक बहुत अच्छा कारण है कि आप जाकर अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं। बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है, बहुत सारी जगह इसकी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। एक सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट नाम से एक टेस्ट होता है, अगर आप उसको करवाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से 6 घंटे में पता चल सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन प्रिस्क्राइब लिमिट यानी कि 12 ग्राम से कम है तो आप एनीमिक हैं। अब आप माइल्डली एनीमिक हो सकते हैं, मॉडरेटली या सिवियरली। ये डिपेंड करता है कि आपका हीमोग्लोबिन 7 से नीचे है, 9 से नीचे है या 11 से नीचे है। जी, अच्छा, ये एनीमिया के क्या टाइप्स भी होते हैं? क्योंकि हम लोग एनीमिया को एक ही तरह से जानते हैं जिसमें आयरन की कमी होती है। क्या ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जितनी भी पॉपुलेशन है जिसको एनीमिया है उसमें सिर्फ 60% कॉजेज ऐसे हैं जो आयरन की कमी से हैं, जो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी एनीमिया है जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिससे एनीमिया हो सकता है, लाइक B12 विटामिन की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की कमी से हो सकता है, या आप कहिए कि आपका ब्लड लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप एनीमिक हैं, या आपके शरीर में
हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा है, जिसके कई और कारण हैं, जैसे ये प्लास्टिक एनीमिया है, या बन के वो डिस्ट्रॉय हो रहा है जैसे हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। पर क्योंकि ये लेस कॉमन एनीमिक फॉर्म्स हैं, इसीलिए ज़्यादातर पॉपुलेशन को सिर्फ डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पता है, और उन डेफिशिएंसीज में से भी आयरन का जिक्र ज़्यादा होता है। एक कॉलर हमारे साथ गुजरात से जुड़ी हैं, जरीना। हेलो हेलो, जी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी बताएं क्या सवाल है? हेलो जी जी सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी जी आ रही है। देखिए सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है। जी कितना है आपका हीमोग्लोबिन और क्या इलाज आप करवा रही हैं? मुझे हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है और डॉक्टर बोलते कि उसी वजह से मेरा 6-7% से ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। ओके, देखिए आप ही के सवाल में आपका जवाब है। आप चाहे बहुत सारी मेहनत कर रही होंगी अपनी खुराक पे और आप शायद दवाइयाँ भी खा रही होंगी, लेकिन जब तक आप सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं करेंगी, उसको मैनेज नहीं करवाएंगी, तब तक आपका इसी तरह से हीमोग्लोबिन कम रहेगा। तो जो भी कारण है, चाहे तो माहवारी में ज़्यादा स्राव है या फिर आपको कोई पाइल्स है या कोई ऐसी समस्या है, कारण तो मैं नहीं जानती जरीना, बट जो भी है पहले आप उसको ठीक करवाइए और साथ साथ अपने खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए। जी, जैसे इन्होंने कहा कि इनको एक तरह से एनीमिया है और परसेंट बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर कोई ऐसा एनीमिक है तो उसे अपने खाने में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे एक तरह से हीमोग्लोबिन उसका सही रहे? डाइट का तो बहुत ज़्यादा रोल है एनीमिया के मैनेजमेंट में। तो आप सोचिए हर वो चीज़ जो आयरन देती है शरीर में, B12, विटामिन सी, फॉलिक एसिड प्रोवाइड करती है, आपको अपनी डाइट में वो शामिल करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा कारण एनीमिया का हिंदुस्तान में ये है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। मानिए ना मानिए, बट हम लोग क्वालिटी डाइट नहीं ले रहे हैं, चाहे वो हमारे सामने है। अब जो आयरन के सोर्सेज हैं बहुत महंगे नहीं हैं, ये नहीं कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है उसी को आयरन रिच डाइट मिलेगी। आप अपने आसपास देखिए, जैसे मोटे अनाज हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, इनमें अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं जो कि काट के काले पड़ जाती हैं, जैसे सेब है, चेरीज है, खजूर है, डेट्स है, अंजीर है, इन चीज़ों में आयरन बहुत होता है। अंडे में के जो पीले भाग में आयरन होता है, ऑफ कोर्स चिकन में, गोट मीट में, इन सब में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन रिच डाइट बहुत महंगी डाइट नहीं है। साथ साथ अगर आप विटामिन सी युक्त डाइट भी लेंगी, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, संतरे हैं, मौसमी हैं, इन चीज़ों से भी आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। और आप फॉलिक एसिड लेंगी, पत्तेदार वाली सब्जियां जैसे मैंने आपको बताया, नट्स हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ते, काजू, ये चीज़ें हैं, किशमिश है, उसमें बहुत मात्रा में आयरन है, टमाटर है, कुक्ड टमाटो में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। जी, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी कोशिश की जाए और थोड़ी सी जानकारी हो तो आपकी डाइट में आयरन की मात्रा बढ़ सकती है। जी, कर्नाटका से एक कॉलर हमारे साथ हैं, खलील अहमद। हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैं हार्ट ऑपरेशन हूँ, मेरी उम्र करीब 55 ईयर्स है, हार्ट ऑपरेशन भी होकर है और मेरे शुगर भी थी। आज मैं जाके हॉस्पिटल में टेस्ट कराया और गुर्दों में दर्द था और भूख कम थी, चलने की वजह से सुस्त था। अनीमिया 10.2 है मैडम, हमारा हेमोग्लोबिन परसेंटेज 10.2 है। जी, मर्दों के हिसाब से 10.2 एनीमिया काफ़ी कम माना जाता है हीमोग्लोबिन। इसका मतलब आपको माइल्ड एनीमिया है। जो भी आपकी हार्ट कंडीशन है, शायद उसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन कम है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो पहले तो आप अपने जो दवाइयाँ हार्ट के लिए बताई हैं वो लगातार मात्रा में खाइए और बीच बीच में चेक कराते रहिए। और जो जो आपके डॉक्टर्स ने बताया है उस लिमिट में आप इन चीज़ों को, जो हमने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, ऐसे फल जो काट के काले हो जाते हैं, या जैसे मशरूम्स हैं, मोटा अनाज है, इन सब को अपनी डाइट में धीरे धीरे शामिल कीजिए। लेकिन पहले अपनी डॉक्टर की राय ले लीजिए। ये जो डाइट मैंने बताई उन लोगों के लिए है जिनको और कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपको शुगर है तो ऑब्वियसली आप मीठे फल नहीं खाएंगे। लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सोयाबीन है वो आप ले सकते हैं, टमाटर मैंने अभी बताया,
अंजीर है ये आप ले सकते हैं, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह लें, बट डाइट अच्छी लें। जी, प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया जो होता है वो आम एनीमिया से किस तरह से अलग है, और जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं चाहे उन्हें एनीमिया हो या ना हो, आयरन टैबलेट्स दिए जाते हैं? या सो जो गर्भावस्था में जो अनीमिया होता है वो इस वजह से होता है कि जब आपके पेट में एक शिशु पल रहा है तो उस दौरान आपका 6, 7, 8वें महीने में हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। यानी कि अगर आप वाकई बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको एनीमिया नहीं है, फिर भी चांसेस हैं कि गर्भावस्था में आपका हीमोग्लोबिन 1 या 2 डिग्री फॉल कर जाए। इसीलिए हर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ 4थे महीने से हर एक प्रेग्नेंट पेशेंट को आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट देती हैं। फॉलिक एसिड तो खैर पहले ही महीने से शुरू हो जाता है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि कैल्शियम भी उनको दिया जाता है। तो आयरन और कैल्शियम आप साथ साथ कभी न लें, क्योंकि एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को, जो शरीर इसको सोखता है उसकी क्षमता को ये कम करते हैं। और साथ साथ अगर आपको चाय कॉफ़ी पीने की आदत है खाना खाने के बाद, तो कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद आप वो चाय या कॉफ़ी पीजिए, क्योंकि चाय के अंदर फिनॉल्स होते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें आप। जी, आयरन का पता, एनीमिया का पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं, और ये कितने महंगे हैं? क्योंकि टेस्ट जो होते हैं ज्यादातर बहुत महंगे होते हैं, तो लोग इससे डरते हैं। नहीं, बिल्कुल महंगे नहीं है। आयरन का टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन का आई थिंक 100 रुपए में आप एक टेस्ट करा सकते हैं, और ज्यादातर राज्य सरकार इसको फ्री करवाती है। तो एक कंप्लीट ब्लड काउंट नाम से टेस्ट होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, ESR, पेरिफेरल स्मीयर होता है। उससे न केवल ये पता चल जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, बट ये भी पता चल जाता है कि अगर आपको एनीमिया है तो वो किस तरह का एनीमिया है। पेरिफेरल स्मीयर में हम माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अगर पिक्चर देखते हैं तो वो देखा जाता है कि वो आयरन डेफिशिएंसी से है, लेकिन अगर हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया लें तो उसकी एक पिक्चर बिल्कुल ही अलग होती है। हिमोलिटिक एनीमिया की पिक्चर उस टेस्ट में झलक जाती है। तो एक सिंपल टेस्ट जो शायद 100-200 रुपए में हो सकता है, उसको करके आप अपना एनीमिया डायग्नोज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यानी कि जो इसके टेस्ट है वो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। एक सीरम फेरेटिन टेस्ट होता है जिसको हम एनीमिया में कराते हैं, कि जिसको एनीमिया डायग्नोज हो गया उसको फिर हम नेक्स्ट लेवल टेस्ट कराते हैं, जैसे फेरेटिन लेवल है, आयरन स्टडी जिसे हम कहते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हम किस तरह की दवाइयाँ दें, और क्या इनके आयरन स्टोर्स, बॉडी में सबके आयरन स्टोर्स होते हैं, वो जब एनीमिया होता है तो हम उन स्टोर्स को यूज़ करते हैं। तो जब वो स्टोर डिप्लीट होने लगते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं, तो ये एक डेंजर साइन होता है कि अब आप अपने खान पान को बढ़ाइए, नहीं तो आपका जो रिजर्व है वो ख़त्म हो जाएगा। एनीमिया की आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर निम्मी, आपने काफ़ी कुछ एनीमिया के बारे में बताया कि एनीमिया क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, टेस्ट किस तरह से आप करवा सकते हैं, और वो कितने महंगे हैं या नहीं है। लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो एनीमिया है, जो ये बीमारी है, ये किन कंडीशन में होती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखो, समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इलाज आसान है, डायग्नोसिस आसान है, और बहुत सारी रेमेडीज तो हमारे घरों में उपलब्ध होती हैं। अभी पिछले सेगमेंट में बताना तो मैं भूल गई कि एक सिंपल सी प्रॉब्लम, यानी कीड़े, बच्चों को जैसे हुकवर्म्स होते हैं, अनडायग्नोज होते हैं, पता नहीं चलता, उसकी वजह से वो धीरे धीरे एनीमिक होते रहते हैं, और फिर उनकी ग्रोथ कम हो जाती है या ऐसे हो जाती है। तो मेरे ख्याल से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहलिज्म इज़ अ बिग रीज़न, मतलब शराब पीने की जो ये लत पड़ती जा रही है लोगों को, मैं ये तो नहीं कहूँ कि महिलाओं में, बट पुरुषों में एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये जो गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से या हाई ब्लड प्रेशर से जो गुर्दों की जो समस्या बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में, इसकी वजह से भी एनीमिया होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, तो गुर्दे से वो निकलता है। तो अगर आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आपको साथ साथ अनीमिया भी हो जाए। कोई इन्फेक्शन है, ऑटोइम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या आंतों की कोई समस्या है, आपको पता नहीं, आंतों में अगर अल्सर है तो धीरे धीरे वो ब्लड निकलता रहता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से जाके इलाज कराएं कि जो एसिडिटी आप कहते हैं कि हमेशा रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेप्टिक अल्सर है जिसकी वजह से आप ब्लड लूज कर रहे हैं। पाइल्स को लोग इग्नोर कर देते हैं, पर पाइल्स भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है ब्लड लॉस का। इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है? डेफिनेटली। अननेसेसरी लॉस
लॉस ब्लड बॉडी से हो रहा है, 100 ml ब्लड, 50 ml ब्लड रोज निकल रहा है। इट्स लाइक हैविंग पीरियड्स एवरी डे। सो आप सोच सकती हैं कि कितनी आसानी से इसका इलाज हो सकता है। और आप मेरे पास क्लिनिक में एक महिला आई, उनका पहले हीमोग्लोबिन 9.5 था। अच्छा। और उसके बाद हमेशा वो थकी रहती थी, हाथ पांव ठंडे रहते थे, काम करने का मन नहीं, चिड़चिड़ी रहती थी, गुस्सा आता था। अच्छा। हमने एनीमिया डायग्नोस किया और उसको ट्रीट किया, उनके कॉज को ट्रीट किया। जब उनका हीमोग्लोबिन 13.5-14 ग्राम हुआ तो आप देख सकती हैं उनके व्यक्तित्व में कितना चेंज आ गया, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, उनकी आउटलुक चेंज हो गई। और आके उन्होंने हमें बहुत शुक्रिया अदा किया कि अब मुझे पता चला है कि अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है। एंड ऑल दिस हैपेंड इन 3 months टाइम। सो यू कैन इमेजिन कितनी आसानी से हम इस छोटी सी हेल्थ समस्या को ठीक कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कर्नाटका से। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। और सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे आपने परसेंट बताया हीमोग्लोबिन का कि मेल्स में इतना होना चाहिए और फीमेल्स में इतना, वहीं अगर बच्चों की बात करें तो उनमें हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? बच्चों की मात्रा अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग अच्छा। है। बच्चों में भी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो उस टाइम ग्रो कर रहे हैं, तो 13-14 ग्राम हीमोग्लोबिन अच्छा माना जाता है। लेकिन बच्चों में बहुत कॉमन है एनीमिया। और जैसे मैंने बोला, कीड़ों की समस्या है, पुअर ईटिंग है, और इस तरह ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो पीडियाट्रिशियंस आपने देखा होगा इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि अभी जो आपकी नींव पड़ रही है, आपकी बॉडी में जो आयरन स्टोर्स बच्चे में जो जमा हो रहे हैं, ये आगे चल के उसको काम आएंगे। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए, महिलाओं के तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस ऐसे हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन होता है, उनको फिर प्रेगनेंसी होती है, लैक्टेशन होता है। तो महिलाओं के लिए तो एक अच्छा आयरन स्टोर बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी फंक्शंस डिपेंड करते हैं, उनको नई नस्ल को पैदा करना है, तो बहुत ज़रूरी है जी। आयरन के लिए अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको आयरन रिच फूड चाहिए तो आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं, तो ये कितना सही है? बिल्कुल सही है। मैं तो अपने अक्सर मरीजों को कहती हूँ कि छोड़ो कुकर वगैरह, जाके बाजार से एक लोहे की कढ़ाई लेके आओ। अच्छा। और उसके अंदर कहते हैं कि जो आप फिर पालक की सब्जी बना रहे, पालक में आयरन बहुत है, उसको आप लोहे की कढ़ाई में बनाइए और साथ साथ उसमें टमाटर डालिए। ऐसा देखा गया है कि जब एसिडिक मीडियम में कोई सब्जी हम बनाते हैं और आयरन वेसल में बनाते हैं, पॉट में बनाते हैं, तो 10 गुना उसका आयरन एब्जॉर्प्शन सब्जी में बढ़ जाता है। अच्छा। और जब आप उस सब्जी को खाएंगे या उस खाने को आप खाएंगे तो आप समझिए आपकी पूरे दिन की इंटेक एक ही सब्जी से आपको मिल जाएगी। तो ऐसी चीजें करिए, जैसे आप कटी हुई सब्जी को धो रहे हैं तो आप उसके विटामिन निकाल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि सब्जी को पहले धो लीजिए, बाद में काटिए, आयरन के वेसल का इस्तेमाल कीजिए। सब्जी काली जरूर पड़ जाएगी, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अगर आप आलू खा रहे हैं, आलू में तो आयरन नहीं है, लेकिन आलू के छिलके में आयरन है, तो आप छिलके के साथ आलू बनाइए, आप उसमें मटर डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, लोहे की कढ़ाई में बनाइए। आप देखिए कितनी ज़्यादा आयरन की मात्रा आपकी बॉडी में पहुंच जाएगी एट नो कॉस्ट। ये इतनी आसान और सस्ती रेसिपीज हैं जो आप फॉलो कीजिए। खजूर खाइए, अंजीर खाइए, इन चीज़ों में आयरन बहुत ज़्यादा है। और फिर आपको आयरन टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयरन टैबलेट खाने से बहुत परहेज करती हैं महिलाएं, कहती हैं ज़बान काली हो जाती है या टेस्ट कड़वा हो जाता है या कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, स्टूल ब्लैक हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप डाइट से, अपनी खुराक से जितना आयरन ले सकते हैं वो आप लीजिए। जी। आयरन के लिए क्या खाने के साथ टमाटर भी खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एसिडिक मीडियम में आयरन को अगर आप पकाएंगी या आप जैसे विनेगर भी डालती हैं, टमाटर और ये सब चीज़ें एसिडिक हैं, तभी आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इसलिए विटामिन सी की टैबलेट्स भी अनीमिया में दी जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं अगर आपको एसिडिटी है, अगर आपको डिस्पेप्सिया है, खट्टी डकारें आ रही हैं, हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए आप टैबलेट्स लें। आपका जो एसिड है अंदर का, थोड़ा सा उसको रहने दीजिए, क्योंकि वो आपकी शरीर जो आप खाना खा रही हैं उससे आयरन को खींच रहा है, वो आपको ले रहा है, तो एब्जॉर्ब हो रहा है आयरन आपका। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गुलबर्गा से, शौकत अली। हेलो
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या पूछना है आपको? हाँ, मैं सुरपुर गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ मैडम। हमारी बेगम साहबा को अक्सर जो है ना नाक में पानी आता और काम करने से कम आता मैडम। अच्छा। और नहीं जी जी जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सकते हैं? नहीं, मैं समझ गई। आज वैसे हम बात कर रहे हैं एनीमिया की, लेकिन इनका सवाल कुछ और है। ये आयरन डेफिशिएंसी के साइन नहीं है। अगर नाक से पानी आ रहा है तो शायद कोई एलर्जी हो सकती है, राइनाइटिस हो सकती है। लेकिन अगर वो थकी थकी रहती है तो प्लीज जाके उनका हीमोग्लोबिन जरूर चेक करा ले, हो सकता है उनको एनीमिया हो। जी, क्या एनीमिया मलेरिया के पैरासाइट से भी हो सकता है? ये भी एक कंडीशन है। डेफिनेटली मलेरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एंडेमिक एनीमिया। जिन जोन्स में, जिन जगहों पर मलेरिया की इंसिडेंस ज़्यादा पाई गई है, वहीं एनीमिया की इंसिडेंस भी ज़्यादा पाई गई है। तो प्लीज़ अगर आपको रिकरेंट मलेरिया है या एक बार मलेरिया हो चुका है तो आप अपने स्प्लीन को ज़रूर चेक करा लें, डॉक्टर से अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करा लें। और एक बात और मैं बोलूँगी यहाँ, इससे पहले कि आप मुझसे पूछिए, बहुत सारे लोग मेरे पास प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए आते हैं, यानी कि वो शादी की काउंसलिंग के लिए आते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन नहीं है और हमने देखा है कि अगर लड़की ये कह रही है कि मेरा हीमोग्लोबिन तो हमेशा 9-10 रहता है और मेरे फैमिली में कभी भी मेरी दादी, नानी, मासी, बुआ कभी इनका हीमोग्लोबिन बढ़ा ही नहीं, तो वहाँ एक अलार्म सिग्नल होता है कि क्या फैमिलीज में एनीमिया रन कर रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है उनको कोई हीमोलिटिक एनीमिया या कोई फेमिलियल एनीमिया लाइक थैलेसीमिया ट्रेट हो। तो ऐसे में हम लड़के और लड़की दोनों की प्रोफाइल कराते हैं, जिससे हम देखते हैं कि कहीं वो थैलेसीमिया के कैरियर तो नहीं है। तो थैलेसीमिया माइनर ऐसी कंडीशन है जिसमें आप नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करते हैं, आप एनीमिक रहते हैं, लेकिन आपको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। लेकिन अगर दो थैलेसीमिक माइनर लोग शादी करते हैं और उनके बच्चे होते हैं तो बहुत चांसेस ये हैं कि उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो। तो इसीलिए थैलेसीमिया सोसाइटी के मेंबर होने की हैसियत से मैं आपको ये कह रही हूँ कि सब लोग अपनी थैलेसीमिक प्रोफाइल कराएं, स्पेशली अगर आपका हीमोग्लोबिन 9 या 10 से नीचे रहता है और लाख कोशिश करने के बाद भी वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि आप थैलेसीमिक कैरियर हो सकते हैं। और ऐसे में अगर आप एक थैलेसीमिक कैरियर से ही विवाह करते हैं तो आपके बच्चे में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक पेशेंट आई थी, बोली देखिए मेरा रंगत चेहरे की कितनी अच्छी है, मेरा चेहरा हमेशा पीला रहता है, एंड शी थॉट इट्स अ साइन। उन्होंने सोचा ही कि एक बहुत अच्छी बात है, हेल्थ का साइन है। फिर हमने उनको आगाह किया, उनके टेस्ट कराए, वो थैलेसीमिक माइनर निकली। अच्छा। फिर हमने उनको, ऐसे में हम आयरन भी ज़्यादा नहीं दे सकते, बिकॉज आयरन देने से, क्योंकि वो आयरन तो अंदर डिस्ट्रॉय हो रहा है और उनके लिवर में आयरन स्टोर आ जा रहा है, तो इनका इलाज अलग ही होता है। तो हर एनीमिया आयरन से या विटामिन से ट्रीट नहीं होता है। 30 to 40% एनीमिया अलग तरह के होते हैं, तो प्लीज़ एक डॉक्टर से सलाह लें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कर्नाटका से। हेलो। हेलो जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? एक कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपको और अपनी टीवी की आवाज बंद करें। जी, क्या आपको हमारी आवाज? जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल बताएं। देखिए, अपने कॉलर से हम हमेशा यही कहते हैं, वो जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, जिससे हम उनकी आवाज सुन पाएं और वो हमें सुन पाएं। किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया है। जैसे आपने बताया कि थैलेसीमिया की पेशेंट थी, उन्हें मालूम नहीं था, क्या कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली। मैंने बताया ना, जैसे कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी फैमिली में ऐसे जीन्स रन कर रहे हैं जो कि उनको एनीमिया की तरफ प्रीडिस्पोज कर रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में एक सिंपल से टेस्ट है, 400-500 रुपये में वो हर एक लैब में हो जाता है, वो जाके आप करा सकते हैं। ऐसे में लोग डरते हैं, स्पेशली शादी से पहले जब लड़कियां होती हैं तो वो नहीं कराना चाहती हैं, वो सोचती हैं उनके मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स ख़राब हो जाएंगे। बट मेरी राय ये है कि एक बहुत बड़ी आने वाली समस्या से बचने के लिए आप कम से कम, अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 से नीचे है, बढ़ ही नहीं रहा है, आप ये ना सोचें कि ये तो हमारी फैमिली में चलता है, कुछ ना कुछ कारण उसका ज़रूर होगा, वो आप जानकारी कर लें। सिंपल से कारण हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं आपके पेट में। तो एक दवाई से, एक गोली खा के आप वो कीड़ों का इलाज करके अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। तो इसको हल्के में ना लें,
लाइटली ना लें। यानी कि टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। या। अच्छा, कई बार ये होता है जो बहुत पतले दुबले लोग होते हैं, कमज़ोर से दिख रहे होते हैं, रंग पीला होता है, तो लोग समझते हैं कि उन्हें ही खून की कमी है। तो क्या ऐसा भी होता है जो बहुत हेल्दी हैं या हट्टे कट्टे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तंदुरुस्त हैं, उन्हें भी एनीमिया हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा। बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम तो देखिए हट्टे कट्टे हैं, वजन देखिए अच्छा है, लेकिन वजन का हीमोग्लोबिन से कोई संबंध नहीं है। एक पतले से पतला, स्लिम से स्लिम इंसान हीमोग्लोबिन 14-15 हो सकता है, शी कैन बी इन पिंक ऑफ हेल्थ, वेयरएज एक ओवरवेट इंसान जो यानी कि अगर कोई हेल्दी दिख रहा है तो वो भी एनीमिक हो सकता है। डॉक्टर निमी, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, आप यहाँ पर आई कहूंगी कि वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन बहुत कम होते हैं। वेजिटेरियंस आके हमारे हमेशा शिकायत करते हैं कि आप जो आयरन की सोर्सेज बताती हैं। डॉक्टर निमी, हम इस पे आगे फिर कभी बात करेंगे, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। आप यहाँ पर आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तरन्नुम, शुक्रिया। नाजरीन, कल हेलो परवाज में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ होंगे फिजिशियन जो हमें बताएंगे डेंगू और मलेरिया से आप कैसे बचें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।